तो पास्ट पार्टिसिपल्स ये होते हैं, ठीक है जी, और बहुत इजी होते हैं, मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पे, ठीक है जी। परफेक्ट पार्टिसिपल, चलिए देखें जरा इसमें क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, चलिए सिंपल सी चीज है ये। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो काम हो रहे होते हैं। मैंने आपको बताया, शुरू से बताया आपको मैंने कि देखो जो अभी चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें होता क्या है कि एक ही सेंटेंस में मल्टीपल वर्ब्स आने लग जाते हैं, मल्टीपल मेन वर्ब्स आने लग जाती हैं, यानी कि एक से ज्यादा काम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम इस चैप्टर को सीख रहे हैं, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब हम यहाँ पे आ गए परफेक्ट पार्टिसिपल पे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस से समझाता हूं आपको, लेट्स सी। जैसे कि सेंटेंस है, मैंने काम खत्म किया और घर चला गया, ठीक है जी। ये एक सेंटेंस है, ओके। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि मैंने काम खत्म किया और घर चला गया। ऐसे हम बोलते भी हैं कि यार मैंने खाना खाया और फिर मैं घर चला गया, मैंने पढ़ा और फिर किताब बंद कर दी, मैंने उसको बोला और फिर मैं वहां से चला गया, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते भी हैं। तो क्या हो रहा है इसमें देखिए, दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या हो रहा है, काम खत्म करना, ठीक है जी। एक तो ये हो रहा है काम खत्म करना। अच्छा, एक और चीज हो रही है, चला गया, चलना, ठीक है। यानी कि दो काम हो रहे हैं, देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम एक काम करते हैं कि एक सेंटेंस जो है, जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको तो हम देखेंगे कहां पे इस सेंटेंस में आया है, लेकिन पहले एक सेंटेंस को देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने और लिख दिया है, अगर मैं और नहीं भी लिखूंगा, मैंने काम खत्म किया चला गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिखूंगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने और लिख दिया, वैसे कोई नहीं, उसको आप अभी मत देखो, बस ये देखो, मैंने चला गया, मैंने चला गया नहीं, मतलब मैं चला गया, ठीक है। बेसिकली ये होगा सेंटेंस आपका कि मैं चला गया, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट मतलब मैं चला गया, ठीक है, या मैं गया। आई वेंट मैंने लिख दिया, हो गया। अब इसमें जो पार्टिसिपल है वो क्या है, वो ये है, ठीक है जी, ये है। अब इसको कैसे लिखेंगे, काम खत्म किया, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, हैविंग, काम खत्म करना फिनिश भी होता है और डन भी होता है। तो मैं यहाँ पे डन लिख दे रहा हूं, हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन या फिर हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, डन माई वर्क, इसको दोबारा लिख दूंगा, हैविंग डन माई वर्क या हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट, ठीक है जी। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, हैविंग डन माई वर्क आई वेंट, ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि और का क्यों नहीं लिखा आपने कुछ, तो और को छोड़ो, और का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि हैविंग डन वर्क, हैविंग डन माई वर्क एंड आई वेंट, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम इसको सेंटेंस को इस तरीके से लिखते हैं तो और अंडरस्टूड हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। और बल्कि मैं ये कहूँ कि अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे लिख देता कि मैंने काम खत्म किया और मतलब खत्म किया और चला गया, तो सिर्फ मतलब चला गया लिख देता तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हैविंग डन, ये जो हैविंग डन लिखा है ना मैंने, तो यही आपका, यानी कि ये जो हैविंग वर्ड आ रहा है, हैविंग, ये जो हैविंग आ रहा है और इसके साथ जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, यही चीज आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल है, यही चीज आपकी
परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी कि हैविंग डन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आ रही है ये, इसके बाद आपका सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस आएगा या फिर आप कह सकते हो फिनिट वर्ड्स, कोई भी जो फिनिट वर्ड्स आएगा, ठीक है, वो इसके बाद आ जाएगा। सेंटेंस कह लो या फिनिट वर्ड्स कह दो, क्योंकि सेंटेंस में ही फिनिट वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है आई वेंट, ये आपका बदल सकता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है हैविंग डन माई वर्क, ये आपका नहीं बदल पाएगा। कैसे? लेट्स सी। देखिए, जैसे सेंटेंस होता कि मैंने काम खत्म किया और चला गया, इसकी जगह पे होता कि मैंने खत्म किया और मैं वहां रुका रहा, ऐसे। या फिर मैंने काम खत्म किया और मैं चलता रहा, ऐसे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा आपको, पहले वाले सेंटेंसेस में ऐसा हुआ था, ठीक है, कि मतलब बदल रहे थे सेंटेंसेस, ठीक है, इससे पहले वाले में बदल रहे थे, लेकिन इस सेंटेंस में जो है ना ऐसा हो नहीं पा रहा है। सेंटेंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बन नहीं पा रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो मैं बता दूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इस सेंटेंस में कोई एक काम खत्म हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है, पहली चीज, ठीक है जी। और उसके बाद, और उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है या खत्म होता है, शुरू होता है या खत्म होता है। मैं बताता हूं कैसे। लेट्स सी हाउ। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि मैंने अपना काम खत्म किया और चला गया, ठीक है। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने खाना खाया या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, एक ही जैसा बार बार मजा नहीं आ रहा, दूसरा लिख लिया। जैसे कि कपड़े धोकर, कपड़े धोकर, धोकर बराबर कपड़े धोकर मैं फिल्म देखने लगा, देखने लगा, जैसे ये सेंटेंस है, ठीक है। कपड़े धोकर मैं फिल्म देखने लगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए, एक काम तो हो रहा है कि कपड़े धोने का और दूसरा है फिल्म देखने का, ठीक है, दो काम हो रहे हैं। तो इसमें पहला काम जो है खत्म हो चुका है, एक काम इसमें खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। वो क्या है? कपड़े धोना। तो कपड़े धोने को हम क्या लिख देंगे? हैविंग वॉश्ड द क्लोथ, हैविंग वॉश्ड द क्लोथ, ये हमने पहला काम लिख दिया, ठीक है, हैविंग वॉश्ड द क्लोथ, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? ये मैं फिल्म देखने लगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे? आई स्टार्टेड, आई स्टार्टेड टू वॉच मूवी, ठीक है, आई स्टार्टेड टू वॉच मूवी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, आई स्टार्टेड टू वॉच मूवी मतलब देखने लगा, मैंने देखना शुरू कर दिया। देखने लगा को हम ऐसे ही बोलेंगे कि मैंने देखना शुरू कर दिया, ये इस तरह से होगा। अब इसमें देख रहे हो आप कितनी मतलब मेन वर्ब्स आ गई हैं, वॉच आ गया, फिर स्टार्टेड भी आ गया, फिर टू वॉच भी आ गया, देख रहे हो, तीन तीन मेन वर्ब्स आ गई हैं।
अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई स्टार्टेड टू वॉच मूवी की जगह पे आई स्टार्टेड वॉचिंग मूवी। ठीक है, और डिफरेंस वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था एक, लेकिन स्टार्टेड टू वॉच मूवी ये हो गया। और भी सेंटेंसेस होते हैं जिससे आप समझ सकते हो। बेसिकली इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि ये हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस आ जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो क्या होगा, दूसरा सेंटेंस जो है वो भी पास्ट में ही होता है, और जो ये होता है जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ये भी पास्ट में ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है, इसमें बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ये इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं है कुछ। चलिए कुछ ट्रांसलेशंस करके समझते हैं हम सेंटेंसेस को। मैंने आपके लिए कुछ ट्रांसलेशंस बनाई है, देखिए। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जीरेंड बताया है। ठीक है, जीरेंड नाउन, तो उन तीनों चारों से मिलकर ही ये सारे सेंटेंसेस बने हुए हैं, और इन सेंटेंसेस को एक एक करके हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ मैं करूंगा, कुछ आप कर लेना। अब जैसे लिखा हुआ है मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, तो सबसे पहले सेंटेंस लिखेंगे गाना सुनना। क्या है इसमें, गाना सुनना। ठीक है जी, गाना सुनना क्या हो गया आपका, ये आपका जीरंड हो गया। ठीक है, जीरंड नाउन। तो इसको सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई लाइक, आई लाइक सुनना, आई लाइक लिसनिंग, आई लाइक लिसनिंग क्या, सॉन्ग, आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग। ठीक है, यानी कि मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग, वो भी ठीक है, उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग, चलेगा। ठीक है, आई लाइक टू लिसन सॉन्ग। अच्छा, उन्हें टीवी देखना पसंद है, दे प्रीफर, या फिर लाइक लिख सकते हैं, प्रीफर भी होता है, प्रीफर मतलब भी लाइक करना, वो मतलब पसंद करना होता है। दे लाइक टू वॉच मूवी, टू वॉच, टू वॉच टीवी। यहाँ पे सी भी कर सकते हो, लुक भी कर सकते हो। वॉच मतलब एक्चुअली टीवी देखना होता है, अगर फिल्म चल रही होगी उस पर, तो वैसे बंद टीवी कौन देखेगा, मतलब फिल्म चल रही होगी तभी देख रहे होंगे। आई लाइक टू वॉच टीवी। ठीक है, हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दे लाइक टू वॉच टीवी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दे लाइक वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, दे लाइक वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए दो काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, एक तो सफाई करना और दूसरा घर की सफाई करना अच्छी बात है। अच्छा, इसमें दो काम नहीं हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए घर की सफाई करना। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, टू क्लीन द हाउस आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, या फिर क्लीनिंग द हाउस आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो मैं क्लीनिंग द हाउस करके लिख देता हूँ, क्लीनिंग, क्लीनिंग द हाउस यानी कि घर की सफाई करना। ठीक है, क्लीनिंग द हाउस अच्छी बात है, इज अ गुड थिंग, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज गुड थिंग टू क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। ठीक है, इट इज गुड थिंग टू क्लीन द हाउस, मतलब ये हुआ कि घर की सफाई करना अच्छी बात है। चलिए अब अगला करते हैं, उसे मुझसे बात करना अच्छा लगता था। ठीक है, ही, अब लगता था को हम वुड करके भी लिख सकते हैं कि ही वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू टॉक टू मी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टॉक टू मी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
ही वुड लाइक टॉकिंग टू मी, ठीक है। अच्छा, उसने मुझे एक टूटी हुई कुर्सी दी। अब इसमें क्या है, एक टूटी हुई कुर्सी, इसका सेंटेंस मैंने आपको पहले बनाया था, तो सेम वैसे ही हो जाएगा। ही गेव मी अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। उसने भुना हुआ चना खाया। ही ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है ना, मैंने लिख दिया ही एट। भुना हुआ चना को इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टेड, रोस्टेड थर्ड फॉर्म है, रोस्ट, रोस्टेड, रोस्टेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ही एट रोस्टेड, भुना हुआ चना, चिकपी, चिकपी बोलते हैं, ठीक है जी। चिकपी मतलब चना होता है। हमने एक बिकी हुई कार खरीदी थी। वी बॉट, या परचेज, परचेज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, कार है भाई। वी परचेज्ड बिकी हुई मतलब पहले ही बिक गई थी। वी परचेज्ड सोल्ड कार, यानी कि किसी और ने खरीद ली थी, ठीक है, लेकिन हमने ज़्यादा पैसे दे के खरीद लिए उससे, लब मुझे दे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे जो सोल्ड वर्ड आया है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए औरों के भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे लिखा हुआ है उसे हमें गिने हुए रुपए देने चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, गिने हुए रुपए, ठीक है जी। वी शुड, नहीं ही शुड, क्योंकि ही शुड होगा। ही शुड गिव अस, ही शुड गिव अस का मतलब क्या हो गया, उसे हमें देना चाहिए, ठीक है। क्या देना चाहिए, गिने हुए रुपए, काउंटेड, काउंट मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है। और काउंटेड मतलब थर्ड फॉर्म हो गई, काउंटेड रुपए मतलब काउंटेड रुपीस तो नहीं हो सकता, काउंटेड मनी भी नहीं हो सकता, काउंटेड नोट हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काउंटेड नोट्स लिख देता हूँ, ठीक है। काउंटेड मनी नहीं होता है क्योंकि मनी को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। आप या तो नोट गिनते हो या तो सिक्के गिनते हो, मनी को नहीं गिना जाता, धन नहीं गिना जाता, क्योंकि धन जो होता है वो सिर्फ पैसा नहीं होता। धन का देखो, मनी का मतलब क्या होता है, धन, एक तरह से पैसा, ठीक है। और मतलब इसका सेंस निकाला जाए तो ये ऐसे होता है कि धन देखो कि मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता कि रुपए के रूप में ही होता है, प्रॉपर्टी के रूप में भी होता है, एसेट के रूप में भी होता है, गोल्ड के रूप में भी होता है, तो उसको भी धन कहा जाता है, ठीक है। तो मनी को उसी तरह से कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए आप उसको जो है मतलब काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड को काउंट करना हो तो कैसे गोल्ड काउंट करोगे, नहीं कर सकते ना। तो काउंट करने का मतलब है कि आपको उसकी इकाई को काउंट करना पड़ेगा। जैसे कि पैसे की इकाई क्या हो गई, तो नोट्स हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है, रुपए हो गए, तो उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो मनी को काउंट नहीं कर सकते, इस सेंस में बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए मैंने नोट्स लिख दिया यहाँ पे, यानी कि उस अगर उसने कुछ दिया होगा तो सिक्के या नोट ही तो दिया होगा, अगर पैसे की बात की जा रही है तो, ठीक है। तो सिक्के या नोट ही दिया होगा, क्योंकि सिक्के या नोट के फॉर्म में ही होता है पैसा, हार्ड, हार्ड मनी जो हाथ में होती है, कैश मनी, ठीक है। बाकी तो ऑनलाइन होती है। ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काउंटेड नोट्स लिख दिया है। ही शुड गिव अस काउंटेड नोट्स, उसे हमें मतलब गिने हुए नोट्स मतलब नोट्स देने चाहिए। मुझे सच बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख देंगे, आई लाइक स्पीकिंग, मुझे अच्छा लगता है बोलना, क्या बोलना, सच, ट्रुथ, लो जी, बन गया, ठीक है। आई लाइक स्पीकिंग ट्रूथ या फिर आई लाइक टू स्पीक ट्रूथ। देखो, जब आप दो मेन वर्ब्स यूज करोगे एक साथ, दो मेन वर्ब्स एक साथ यूज करोगे, भूल जाओ अभी थोड़ी सी देर के लिए इन्फिनिटिव, फिनिटिव, पार्टिसिपल वगैरह सब कुछ भूल जाओ 2 मिनट के लिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। अगर आप दो मेन वर्ब्स को एक सेंटेंस में एक साथ यूज करोगे, ठीक है, और वो मेन वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है
और दोनों को एक साथ यूज कर रहे हो तो बीच में एक प्रीपोजिशन लगाओगे, ठीक है, और वो लगेगा टू। दो मेन वर्ब्स हैं, दोनों फर्स्ट फॉर्म है, बीच में टू लगाओ, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर टू नहीं लगा रहे हो तो एक मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आई लाइक स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है, तो देखो आई लाइक जो है ये भी एक मेन वर्ब है, स्पीक जो लिखा हुआ है ये भी एक मेन वर्ब है। अब देखो लाइक और स्पीकिंग, मतलब लाइक और स्पीक लिख देता सिर्फ मैं, जैसे कि आई लाइक स्पीक ट्रूथ, तो गलत हो जाता सेंटेंस। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता आई लाइक टू स्पीक ट्रूथ, तो सही हो जाता सेंटेंस। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लाइक स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है जी। यानी कि दो मेन वर्ब्स में यूज कर रहा हूं तो एक के साथ या तो आईएनजी लगा रहा हूं या तो टू करके लिख रहा हूं बीच में, ठीक है, तो ये सही हो रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे धूम्रपान करना पसंद नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए पसंद। आई डोंट लाइक, और धूम्रपान करने को स्मोकिंग कहा जाता है, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, ठीक है जी। मुझे धूम्रपान करना पसंद नहीं है, मुझे सच में पसंद नहीं है, ना मैं कभी करता हूँ ना मुझे पसंद है। हमने एक मरम्मत की हुई बाइक खरीदी, ठीक है जी। अब देखिए मरम्मत की हुई, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने खरीदी, वी परचेज, पहले तो सेंटेंस लिख देंगे हम, वी परचेज्ड, ठीक है जी, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया, हमने खरीदी, वी परचेज्ड। अब लिखेंगे एक मरम्मत की हुई बाइक, ठीक है, तो मरम्मत की हुई बाइक को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, देखिए रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, और रिपेयर्ड बाइक, लो जी, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। आई परचेज्ड अ रिपेयर्ड बाइक, यहाँ पे जो रिपेयर्ड वर्ड आ रहा है ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि बाइक एक नाउन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ों का आदर करना हमारा संस्कार है, ठीक है। अब देखो बड़ों का आदर करना, ये आपका जो है जीरंड है, ठीक है, जीरंड नाउन, बड़ों का आदर करना, बेसिकली आदर करना, ठीक है। आदर करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्पेक्ट बोलते हैं, तो रिस्पेक्टिंग हो जाएगा क्योंकि जीरंड में तो आईएनजी आता है, रिस्पेक्टिंग। चलिए कर दिया मैंने, रिस्पेक्टिंग किसका, बड़ों का, तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, लो मैंने लिख दिया रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ठीक है, हमारा संस्कार है, इज आवर कल्चर, संस्कार को कल्चर भी बोलते हैं, संस्कृति है या संस्कार है, कल्चर, ठीक है। बड़ों का आदर करना हमारा संस्कार है या फिर हमारी संस्कृति है, ठीक है, एक ही बात है। वह तुम्हें एक खराब फोन दे सकता है, ठीक है, हाँ, तो ये देखते हैं, एक खराब फोन, एक खराब फोन को अब हम लिखेंगे, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, वह तुम्हें दे सकता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही कैन, या ही मे लिख देता हूं, ठीक है, ही में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, दे सकता है मतलब नहीं भी दे, ठीक है जी, नहीं भी दे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने मैं लिख दिया, ही मे गिव यू, ही मे गिव यू, ठीक है, ही मे गिव यू, ठीक है, क्या दे सकता है, एक खराब फोन, तो एक खराब फोन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आ डैमेज, अगर फोन बाहर से टूटा फूटा है तो डैमेज, अगर अंदर से खराब है, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं, तो यहाँ पे ब्रोकन डाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फोन जो है वो ऊपर से टूटा फूटा दे सकता है, ठीक है, बस तो वो लेगा नहीं, टूटा फूटा होगा तो, ही मे गिव यू अ, ब्रोकन भी बोल सकते हैं वैसे तो, और डैमेज्ड भी बोल सकते हैं, चलो मैं डैमेज लिख देता हूँ, डैमेज्ड फोन, ठीक है जी, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। देखिए ये फोन है ना, ये आपका नाउन है, और ये डैमेज जो वर्ड आ गया है ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल वाला, नकली एडजेक्टिव है ये, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना जिसको मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो वो नकली एडजेक्टिव होता है, असली एडजेक्टिव तो भाई जो है सो है। इसी तरह से नाउन जो होते हैं
कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो नाउन होते हैं नाउन के पार्ट्स, ठीक है, वो असली होते हैं, और जो जीरन नाउन होता है ना वो नकली है, वो मेन वर्ब से बनाया गया है, मिलावट है उसमें, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, लेकिन यूज उसी तरह से होगा जैसे नाउन यूज होता है, जैसे एडजेक्टिव यूज होता है, यूज वैसे ही होगा, सेम, यूज में फर्क नहीं आएगा, ठीक है, यूज बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, पत्र लिखना अब जरूरी है, ठीक है जी। चलिए, तो पत्र लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल सी चीज है, राइट मतलब लिखना होता है, तो यहाँ पे हम राइटिंग कर देंगे, राइटिंग लेटर, लो, राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर अब जरूरी है। राइटिंग लेटर इज कंपल्सरी नाउ कर सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट नाउ, राइटिंग लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ, राइटिंग अ लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ, आ कर देते हैं, चलो, एक पत्र लिखना अब जरूरी है, राइटिंग अ लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, इंग्लिश बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है, भविष्य में क्यों, अभी भी महत्वपूर्ण है इंग्लिश बोलना, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं सिर्फ ये देखो इंग्लिश हटा दूं ना और सिर्फ बोलना, बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है, तो देखो ये भी सेंटेंस बन रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो स्पीकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जीरन नाउन है, और मैंने आपको बताया था कि नाउन अपने आप में जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे पहले एक जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें आपको बताया था ना कि नाउन अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको ज़रूरत नहीं भी होती है एडजेक्टिव या फिर किसी और चीज़ की, वो अपने आप अकेले यूज़ हो जाता है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है उसको एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है यूज़ होने के लिए। तो यहाँ पे अगर जैसे कि मैं इंग्लिश को काट भी दूँ और सिर्फ बोलना लिख दूँ, तो स्पीकिंग, देखो बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है, क्या सेंटेंस गलत लग रहा है आपको? सही है ना? तो आप इसको सिर्फ अगर मैं, क्योंकि ये जीरन नाउन है, जीरन नाउन, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था जीरन नाउन है ये। अगर मैं लिख दूं कि स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। ये इंग्लिश ना भी लिखो तो, क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश भी नाउन ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नाउन नहीं है, और स्पीकिंग जो है वो भी नाउन ही है, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर देखो दो मतलब मेन नाउन आ जा रहे हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जीरन नाउन है इसीलिए आप इसको दोनों को एक साथ इस तरह से लिख पा रहे हो, नहीं तो नॉर्मली दो नाउन को आप एक साथ नहीं लिख सकते बिना प्रीपोजिशन के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंग्लिश लिखा और हिंदी लिख दूं, हिंदी इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं हो पाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक है, दौड़ना क्या है, दौड़ना, तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रनिंग, रनिंग इज, लाभदायक को इंग्लिश में बोलेंगे बेनिफिशियल बोल देंगे, या फिर बेनिफिशियल ही बोल देते हैं, वैसे तो गुड फॉर हेल्थ लिख सकते थे, मैंने बेनिफिशियल लिख दिया, रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है जी। अच्छा देखिए अगला सेंटेंस लिखा है, कार तेज चलाना खतरनाक होता है, डेफिनेटली होता है भाई, कार तेज चलाना मतलब बहुत ज़्यादा तेज चलाना, 400-500 की स्पीड में अगर कोई चला रहा हो तो काफ़ी खतरनाक होता है। तो देखिए कार तेज चलाना, इसको क्या बोल देंगे हम, चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइविंग, ड्राइविंग कार फास्ट, ड्राइविंग कार फास्ट इज डेंजरस। अच्छा इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ड्राइविंग कार फास्ट इज डेंजरस लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज
इट इज डेंजरस टू ड्राइव कार फास्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, वह ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक ऑफिसर बन गया या अफसर बन गया, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद वो ऑफिसर बना है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हैविंग कंप्लीटेड यानी कि ग्रेजुएशन करके, हैविंग कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन having completed graduation he become बन गया, became होगा, he became an officer, ठीक है जी। ये सेंटेंस बन गया आपका, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही बिकेम एन ऑफिसर। मैं कपड़े धोकर फिल्म देखने लगा, ये सेंटेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी दोबारा लिख देता हूँ, चलो। कपड़े धोकर फिल्म देखने लगा, ठीक है, कपड़े धोकर पहले होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, हैविंग वॉश द क्लोथ आई स्टार्टेड, या फिर वेंट लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पे वेंट टू वॉच मूवी, इसका मतलब ये हुआ आई वेंट टू वॉच मूवी, मतलब मैं मूवी देखने चला गया या फिर देखने लगा, ठीक है। पैसे कमाकर मैं वापस गांव जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पैसे कमाकर, पहले क्या करोगे, पैसा कमाओगे, उसके बाद गांव वापस जाओगे, ठीक है। तो एक काम मतलब खत्म होगा, फिर दूसरा काम शुरू होगा। चलिए इसको करते हैं, हैविंग, कमाने को इंग्लिश में अर्न कहते हैं, तो अर्न की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ पर, हैविंग अर्न द मनी, हैविंग अर्न मनी, मैं वापस गांव जाऊंगा, आई विल रिटर्न माई होम टाउन, होम टाउन या फिर विलेज भी कह सकते हो, ठीक है, मैं विलेज ही लिख देता हूँ, रिटर्न टू विलेज, होम टाउन मतलब भी वही होता है। मनुष्य होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए भाई। अब मनुष्य होने के नाते या होते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में हैविंग नहीं आएगा, ठीक है, हैविंग मतलब वुमेन ऐसा करके नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज, ठीक है, एज, एज अ वुमेन, ठीक है जी, एज अ वुमेन यानी कि मनुष्य होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वी शुड, वी शुड हेल्प हिम, ठीक है जी। तो यहाँ पे एज अ, ठीक है, एज अ ह्यूमन या फिर बीइंग अ ह्यूमन, ऐसे भी बीइंग अ ह्यूमन भी हो सकता है, एज या फिर बीइंग, ठीक है, ये आता है, ठीक है। प्लस में इसके बाद कोई भी एक आप नाउन लिख देते हो। चलिए इस सेंटेंस को करके देखते हैं, अध्यापक होने के नाते तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। अब देखिए अध्यापक होने के नाते, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स सी, देखिए या तो बीइंग कर दो या तो एज भी कर सकते हो, बीइंग कर देता हूँ, चलो, बीइंग अ टीचर, ऐसे सेंटेंसेस आप लोग बोलते हो, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में, इसीलिए सिखा रहा हूँ, सीखिए और बोलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बीइंग अ टीचर, तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट abuse, ठीक है।
बीइंग अ टीचर यू शुड नॉट अब्यूज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टीचर नहीं है तो वो दे सकता है गाली, मतलब किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ जी, पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। चलो इसको भी देख लेते हैं, पड़ोसी होने के नाते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एज का यूज करता हूँ क्योंकि हम एज और बीइंग कोई भी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ, एज अ नेबर। ठीक है, एज अ नेबर। ठीक है, हमें उसकी उनकी सहायता करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम। ठीक है जी, ये सेंटेंस बनेगा, एज अ नेबर वी शुड हेल्प देम। दोस्त होने के नाते मैं उसे पैसे दे रहा था। ठीक है, दोस्त होने के नाते, तो यहाँ पे हो जाएगा एज अ फ्रेंड। अब बहुत याद आ रहा होगा आपको, मैं तो यार एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, है ना। एज अ फ्रेंड मैं उसे पैसे दे रहा था, आई वॉज गिविंग हिम मनी। ठीक है जी, अगला लिखा है शिक्षक होने के नाते तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए। दोबारा से वही सेंटेंस आ गया, खत्म करो, ये तो बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये सेंटेंसेस मैंने आपको थोड़ा सा करके बताया और इसी तरह से आप और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके आप इस पार्टिसिपल चैप्टर को बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कवर कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करते हो, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हो, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। ये चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेन वर्ब्स आनी चाहिए। मेन वर्ब्स का ही नाम बदल करके, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मेन वर्ब का ही नाम बदल दिया जाता है, थोड़े से उलटफेर कर दिए जाते हैं और एक नया चैप्टर बना दिया जाता है, तो आपको लगता है पता नहीं क्या है, क्या ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन वर्ब आपको आता है तो समझिए आपको सब आता है। फिनिट्स, नॉन फिनिट्स, इन्फिनेटिव या फिर जीरंड या पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कह लो आपको सब आता है अगर आपको मेन वर्ब आता है, क्योंकि मेन वर्ब से ही सारा हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत कुछ अलग नहीं है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इंग्लिश को सीखिए, इंग्लिश आपके बहुत काम आएगी। इंग्लिश हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो आपको कहाँ पर कैसे काम आ जाए आप खुद नहीं जानते। इंग्लिश की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इससे जुड़े, इंग्लिश से जुड़ी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था ना 1996 में, 1996 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, एक नहीं दो प्लेन क्रैश हुए थे। ठीक है, इंग्लिश से जुड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, समझना इस बात को। 1996 में क्या हुआ था कि एक हादसा हुआ था। ठीक है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, देखिए उसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल निकाली थी, आपको बताता हूँ। देखिए ये थोड़ी सी डिटेल है, डिटेल क्या, 1996 में हुआ था यह हादसा। ठीक है, इसको बोलते हैं चरखी दादरी कोलिजन। ठीक है, चरखी दादरी मतलब ये हरियाणा में हुआ था रोहतक के आसपास कहीं पड़ता है। इसमें दो प्लेन्स थे, एक कजाकिस्तान का था और एक सऊदी का प्लेन था। ठीक है, सऊदी वाला जो प्लेन था वो न्यू दिल्ली से टेक ऑफ कर रहा था और कजाकिस्तान वाला जो प्लेन था वो दिल्ली में लैंड करने को था। ठीक है, तो दोनों प्लेन्स के बीच में टक्कर हो गई, वो भी आमने सामने, इसीलिए इसको बोला जाता है मिड एयर कोलिजन। ठीक है, ऐसा हुआ था। अच्छा, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कि ये कैसे हुआ था यह हादसा, तो उसमें क्या सामने निकल कर आया जानते हो? मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना। देखो क्या हुआ कि एटीसी ने दोनों को इंस्ट्रक्शन दिए, जो कजाकिस्तान का एयरलाइंस था उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कितने फीट पे हो। उन्होंने बोला कि हम 14,000 फीट पे हैं। ठीक है, कजाक वालों ने बोला कि हम 14,000 फीट पे हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, उन्होंने बोला कि मैं 15,000 फीट पे हूँ, पहले 15,000 फीट पे बोला। ठीक है, कि मैं 15,000 फीट पे हूँ। और जो सऊदी एयरलाइंस था वो नीचे से टेक ऑफ कर रहा था, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप 10,000 फीट पे जाओ पहले, फिर ठीक है 14,000 फीट पे पहुंचना, फिर 15,000 पे, इस तरह से अपना एल्टीट्यूड बढ़ाना। ठीक है, ऐसा हुआ था। तो ये जो कजाक एयरलाइंस है, इनके जो पायलट्स थे उनसे कम्युनिकेशन करने में एटीसी वालों को दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी कि कजाक एयरलाइंस के जो पायलट्स थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी उस तरह से। वो क्या कर रहे थे, इंग्लिश के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज कर रहे थे, ट्रांसलेटिंग डिवाइस का यूज कर रहे थे,
कि जब एटीसी जब कोई इंस्ट्रक्शन भेज रहा था तो वो उसको क्या कर रहे थे, ट्रांसलेटर जो उनके पास था उससे मतलब वो सुन करके, ठीक है, उससे ट्रांसलेट करके फिर वो समझ पा रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं और फिर वो रिस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है जी, ये हो रहा था। तो एटीसी वालों ने इनको बोला, कजाक वालों को, कि आप 15,000 की ऊंचाई पे रहना, 15,000 सॉरी, 15,000 की ऊंचाई पे रहना, और सऊदी वालों को बोला कि आप 10,000 से लेकर के मतलब 14,000 की ऊंचाई पे पहुंचो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब 15,000 पे आपका ये है, कजाक है, और सऊदी जो है 14 पे है। ठीक है, तो ऐसा करके आराम से निकल जाते। लेकिन क्या हुआ, जो ये कजाक वाले थे, इन्होंने इनको ऐसा लगा, कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा लगा कि वो 14,000 पे आने को बोल रहे हैं। एटीसी वाले बोल रहे हैं कि आप 14,000 पे आ जाओ। ठीक है, और ये जो कजाक वाले हैं, ठीक है, ये एक्चुअली 15,000 पे इनको बोला गया था आ जाओ, और इन्होंने क्या किया, ये 14 पे आ गया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि 14 पे आना है हमें। और इधर इसको भी इंस्ट्रक्शन मिल रखी थी कि आप 14,000 का एल्टीट्यूड गेन करो। ये 14 पे पहले से ही है और ये एल्टीट्यूड गेन कर रहा है 14 पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो सोचो क्या होगा, ये 14 पे है, 14,000 पे, और ये 14 पे पहुंच रहा है, क्या होगा? कॉलिशन। और वही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस कजाकिस्तान को, ये कजाकिस्तान एयरलाइंस को, यानी कि इनको जब बोला गया कि आप 15,000 के फीट को एल्टीट्यूड को मेंटेन करो, ठीक है, तो ये कितने पे आ गए? 14 पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इनका जो ट्रांसलेटर था उसने ठीक से ट्रांसलेट करके नहीं दिया, या फिर देर में दिया। ठीक है, खुद सोच के देखो ना कि जब कोई चीज है, मतलब आपको आधे सेकंड में आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है जी, और जिसका आप हेल्प ले रहे हो, जिस चीज का आप हेल्प ले रहे हो, यानी कि ट्रांसलेटर का जो आप हेल्प ले रहे हो, वो 1 मिनट में रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, तो सोचो क्या होगा। तो वही चीज यहां पर हुई, इनको 15,000 पे रहना था, ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया, ये 14 पे मेंटेन कर रहे थे, और जब तक इनको पता चला कि मुझे 15 पे रहना है, तब तक कॉल्यूशन हो चुका था। ठीक है जी, तो कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप हो गया। इस हादसे के बाद, इस हादसे में बहुत बुरा हाल हुआ, मतलब 349 पीपल थे, मतलब पैसेंजर थे, सब चल बसे, कोई नहीं बचा। तो इस हादसे को हिस्ट्री में याद रखा जाता है, आज तक याद रखा जाता है, और तभी से नियम बना दिया गया कि कोई भी जो पायलट बनेगा ना, पूरी दुनिया में ही कोई भी जो पायलट बनेगा उसको इंग्लिश कंपलसरी है, उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ये रूल बना दिया। बाकी टेक्नोलॉजी भी अपडेट होती रही उसके बाद, और दोबारा इस तरह का हादसा नहीं हुआ आमने सामने वाला। ठीक है, लेकिन सोचिए कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से, एक इंग्लिश ना आने की वजह से ये इतना बड़ा एक हादसा हो गया था। ठीक है जी, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को सीखनी चाहिए, काम आती है, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन ये काम आती है। एटलीस्ट बोलने के नहीं तो समझने के तो काम आती है। हालांकि जब समझ में आती है तो आप बोल भी सकते हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।